आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे ये यूजीसी ने जो ड्राफ्ट नए रूल्स रेगुलेशंस का जो जारी किया है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो देश में कुंभ और धर्म का डंका पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा पर सीधे सीधे केंद्र सरकार हमले बोल रही है, राज्यों के अधिकारों पर हमले बोल रही है। और हमारे जो बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, वो कुंभ के नशे में धुत थे। कुंभ जाना न जाना उनकी इच्छा है, लेकिन कुंभ का नशा आपको शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे हमलों से बेखबर कर दे, ये थोड़ी सी चिंता की चीज है। ये जो नए यूजीसी ने जो रूल जारी किए ड्राफ्ट मसौदे के तौर पर, वे तय है कि वो लागू करेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि वो 1 जनवरी 2016 से लागू करेंगे। और वो चाहते हैं कि इन रूल्स की रोशनी में तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट और जो प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट हैं एजुकेशन से संबंधित, उनमें संशोधन किए जाएं और उन्हें लागू किया जाए। मेरा मानना यह है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई, उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला है जो कि एजुकेशन पर है। पहली जो पहले चरण में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसने पूरे पठन पाठन के जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसे डिसरप्ट करने और उसे एक तरह से उसका अवमूल्यन करने का काम किया, जिसे वो लोग 4 साल पाठ्यक्रम वगैरह वगैरह कहते हैं। उस पर मैं अनेक वीडियो कर चुका हूं, मैं उसका डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ये दूसरा स्टेप है हायर एजुकेशन को डिसमेंटल करने और हायर एजुकेशन के संदर्भ में जो राज्यों के पास अधिकार है उस अधिकारों को छीनने के प्रसंग में। अब आप यहां से सोचिए कि वो अगर ये जो रूल्स लागू हो जाते हैं और इस बीच में जिन लोगों के अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं, जिन लोगों को प्रमोशन वगैरह मिलेगा, उन पर कौन सा पे कमीशन लागू होगा? अगर इस एक्ट की माने तो वो 1 जनवरी 2016 से ये एक्ट लागू किया जाएगा। अब हम 8वें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं कि 8वां पे कमीशन मोदी सरकार बैठाए और उसके अनुसार जो है शिक्षकों के पे वगैरह निर्धारित किए जाएं। तो 8वें पे कमीशन की बजाय अब जब शिक्षक 8वें पे कमीशन में दाखिल हो रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ये जो रूल्स हैं इनके अनुसार 1 जनवरी 2016 से यानी 7वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी। शिक्षक समुदाय जो जय हो मोदी में मगन था, वो समझ रहे कि अब शिक्षकों की विदाई की बेला आ चुकी है। ये एक्ट अगर लागू होता है और शिक्षक समुदाय और छात्र समुदाय प्रोटेस्ट नहीं करता, तो तय मानिए कि अगले 5 साल में जो शिक्षक रिटायर करेंगे उनकी पोस्ट कभी नहीं भरी जाएगी। कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ही भरे जाएंगे। और जो लोग इस बीच में भर्ती हुए हैं, जिनका कभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो उनकी स्थिति और ज्यादा बदतर होने वाली है। मेरा इशारा उन शिक्षकों की ओर है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 4000 लेक्चरर्स की भर्ती हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और युवा शिक्षक जो आरएसएस का फर्श बिछा के नौकरी पाए हैं, वे खासतौर पर जान लें कि भविष्य उनका खराब है।
ये पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट कारपोरेट घरानों के हितों को पूरा करने के लिए और शिक्षा के निजीकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब आपकी तनख्वाहें भविष्य में कोई जरूरी नहीं है कि सरकार से आए। ऑलरेडी ऑलरेडी जो इसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है वो ये कि सरकार जो है अब शिक्षकों को रिसर्च के लिए ग्रांट नहीं देगी। शिक्षक अगर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने जिस इश्यू पे काम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड वो कहीं से फंडिंग ला सके तो लाएं। लेकिन सरकार अब पैसे नहीं देगी क्योंकि ये जो कारपोरेट हाउसेस के लिए सरकारी शिक्षा संस्था, ऑलरेडी कारपोरेट हाउसेस के लिए हिंदुस्तान का शिक्षा उद्योग खोल दिया गया है। कुकुर मुत्तों की तरह वहां पर भर्ती हो रही है और शिक्षकों की स्थिति बहुत खराब है। और यहां पर जो शिक्षक है उनकी स्थिति कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। ऑलरेडी जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से शिक्षा के क्षेत्र में जो आवंटन है वो आवंटन लगातार घटा है। राज्यों की तरफ से जो आवंटन है शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार घटा है। तो एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन, पूंजी निवेश सरकार की तरफ से घटना और दूसरी तरफ कारपोरेट हाउसेस के लिए सरकारी शिक्षा संस्थानों को खासतौर पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलना, यह एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको कि ओपनली नरेंद्र मोदी सरकार इस ड्राफ्ट के जरिए लेके आ रही है। और कैसे वो लेके आ रही है इसका एक बहुत ही उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है जिससे कि उस ड्राफ्ट को पढ़ के बहुत सारे लोग समझ नहीं सकते। मसलन जो कैंडिडेट चुने जाएंगे नौकरी के लिए, ये शिक्षक खासतौर पर ध्यान देकर सुना इस बात को, क्योंकि अब शिक्षकों का भविष्य राम भरोसे है। अब वो राम जी की कृपा और कुंभ स्नान करें, उनका भविष्य उज्जवल है। ये जो रूल्स रेगुलेशंस जो उन्होंने बनाए हैं, जिसका कि मसौदा उन्होंने पेश किया है, ये नए रूल्स रेगुलेशन 2020 में जो उन्होंने शिक्षा नीति बनाई थी उसकी संगति में वो लाए हैं। और इससे चयन के पुराने रूल्स रेगुलेशंस एकदम भगवान को प्यारे हो गए, उनकी विदाई हो गई। नए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जो बनाए हैं, जिनके आधार पर लोगों को चुना जाएगा? क्या क्राइटेरिया चुना गया है? 9 क्राइटेरिया चुने गए। पहला, इनोवेटिव टीचिंग कंट्रीब्यूशन, एक शिक्षक को सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा, रिसर्च और टीचिंग लैब डेवलपमेंट। तीसरा, कंसल्टेंसी स्पॉन्सर रिसर्च फंडिंग। प्रिंसिपल यानी कंसल्टेंसी या स्पॉन्सर रिसर्च फंडिंग के अगर आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं या उसमें किसी भी रूप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये क्राइटेरिया होगा आपके चयन का, प्रमोशन का। फोर्थ, टीचिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। फिफ्थ, टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। सिक्स, स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट सुपरविजन। सेवेंथ, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन फॉर मॉक्स, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए। आठ, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस। नाइन, स्टार्टअप। और स्टार्टअप के अगर किसी प्रोजेक्ट को आपने स्थापित किया है तो आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन बौद्धिक संपदा कानून के तहत उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में आपका होना जरूरी है।
और इसमें यह भी बताया जाना चाहिए इसका फंड देने वाला कौन था और फंड लाने वाला कौन था। ये क्राइटेरिया चुने गए हैं किसी भी पद की नियुक्ति और प्रमोशन के लिए। अगर आप ध्यान से देखें और अभी जो विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से देखें, जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं उनके और जो विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं उनके काम काज को ध्यान से देखें तो इनमें से 9 में से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको 10% टीचर नहीं मिलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। इसका मतलब यह है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स का इस यूजीसी ड्राफ्ट के लागू होने के बाद में प्रमोशन एकदम रुक जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वो कभी प्रमोशन नहीं पाएंगे। अब जैसे मैं सामान्य सी बात बता रहा हूं, जो लैंग्वेज के टीचर है, हिंदी के टीचर है, बांग्ला के टीचर है, संस्कृत के टीचर है, वो कहां से स्टार्टअप में जाएंगे, वो कहां से वो ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो गवर्नमेंट को बता सकें कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उन्होंने काम किया है। उनकी रिसर्च के लिए कौन फंडिंग देगा? हिंदी के लिए कोई फंडिंग तो छोड़िए, एक सामान्य स्कॉलरशिप नहीं मिलती हिंदुस्तान में। और इससे भी बड़ी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेज के टीचरों के ऊपर जिस तरह का वर्कलोड है पूरे देश में, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो हरामखोर लोग। तो अधिकतर जो कॉलेज टीचर है उनके पास तो कॉलेज में पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं होती, तो वे इनोवेशन, रिसर्च, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैब, इसके लिए काम क्या करेंगे? उनको तो क्लास के वर्कलोड से ही फुर्सत नहीं मिलती। उनका जो वीकली जो वर्कलोड है वो इतना है कि वे सांस नहीं ले पाते। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? कि कॉलेज के किसी भी शिक्षक को प्रमोशन नहीं मिलेगा। कॉलेज के शिक्षक खासतौर पर जान लें इस बात को, जो लोग नरेंद्र मोदी के नशे में है वो इस नशे से बाहर निकले, उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि भविष्य में यह भी खतरा है कि नौकरी जा सकती है। ये बता रहा हूं मैं बहुत साफ। क्यों जा सकती है, मैं इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बात करूंगा आपसे। ये मोदी जो यूजीसी ने ड्राफ्ट जारी किया, यह भयानक रूप से शिक्षक विरोधी, छात्र विरोधी और पूरी की पूरी हायर एजुकेशन को डिसमेंटल करने वाला है यह ड्राफ्ट। ऑलरेडी एक कदम नई शिक्षा नीति के तहत नरेंद्र मोदी 2020 में उठा चुके हैं। इस ड्राफ्ट के लागू होते ही काम के घंटे बढ़ जाएंगे हर शिक्षक के। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है, ये कॉर्पोरेट हितों को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। ये शिक्षक का काम क्या है? मैंने 28 साल तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। हमारा अनुभव यह है कि एक शिक्षक के लिए जो अब तक ये जिम्मेदारी रही है कि वो पढ़ाएगा और रिसर्च करेगा और रिसर्च कराएगा। मैंने सारी लाइफ यही किया और मैंने कभी यूजीसी से कोई फंडिंग नहीं ली। आज की स्थिति यह है कि यूजीसी तो कोई पैसा देगी ही नहीं आपको, तो आप रिसर्च कहां से करेंगे? सरकार पैसा देगी ही नहीं आपको, आप रिसर्च कहां से करेंगे? ज्यादातर शिक्षकों को सरकार की तरफ से रिसर्च के लिए कोई ग्रांट नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं लगातार रिसर्च की ग्रांट, लाइब्रेरी की ग्रांट, उसमें कटेलमेंट होता रहा है। तो रिसर्च के लिए ग्रांट नहीं मिलेगी सरकार की, कारपोरेट घराने पैसा नहीं करेंगे, खर्च करेंगे शिक्षा के ऊपर, वो खाली हड़पेंगे। तो वैसी स्थिति में शिक्षा का विकास कैसे होगा? शिक्षकों का विकास कैसे होगा? शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट कैसे होगा? तो ये ड्राफ्ट बेसिकली शिक्षक को एक तरह से खत्म करने वाला ड्राफ्ट है।
अब शिक्षक की समस्या यह है कि अगर उसे सरवाइव करना है, प्रमोशन लेना है, तो वो फंड जुगाड़ करे। उसे तनख्वाह लेनी है तो उसके लिए फंड जुगाड़ करें। अगर वो फंड जुगाड़ नहीं कर सकता तो उसकी नौकरी जा सकती है। तो अब शिक्षक किस काम में व्यस्त रहेगा? वो रिसर्च करेगा या फंडिंग के जुगाड़ में व्यस्त रहेगा? जो फंड जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, मैं साफ कह रहा हूं, मैंने जब ये नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी ने 2020 में लागू की, मैंने उस समय भी कहा था, और अब ये बात पुष्ट हो रही है कि ये शिक्षा नीति अगर कैरी आउट की गई भविष्य में, तो आप तय मानिए भविष्य में शिक्षकों को तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। और इसमें तो वो साफ कह रहे हैं कि आपको फंड लाना हो। जो फंड नहीं लाएंगे उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। तो अब जिनके पास जो फंड नहीं ला सकेंगे वो क्या करेंगे? वो बाजार से पैसा जुगाड़ करेंगे, या हिफा से बैंक कर्ज लेगी, बैंक से कर्ज लेंगे, वो कॉलेज कर्ज लेगा उनकी तनख्वाह बांटने के लिए। कितने दिन तनख्वाह बटेगी इससे? अब तक का नियम यह रहा है, जिसको के इस ड्राफ्ट के जरिए एकदम पलीता लगाया जा रहा है, वो ये कि शिक्षा पर खर्च केंद्र सरकार करेगी, रिसर्च पर खर्च केंद्र सरकार करेगी, शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च केंद्र सरकार करेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब कॉर्पोरेट फंडिंग चाहिए हमको। अब आप सोचिए कि हिंदी से पढ़े हुए विद्यार्थी की अदानी के यहां कौन सी नौकरी मिलेगी उसे? संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक को या विद्यार्थी को कौन सी नौकरी मिलेगी मुकेश अंबानी के यहां? कला, सोशल साइंस, साइंस के बहुत गंभीर जो क्षेत्र है वे, उनके लिए तो कोई फंडिंग नहीं मिलेगी यहां, क्योंकि कारपोरेट हाउसेस की कोई किसी भी किस्म की रिसर्च में पैसा खर्चने की कोई आदत नहीं रही है। पिछले 75 साल में जब टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अदानी इन सब ने कभी खर्च नहीं किया, आज अचानक खर्च करेंगे वो? बिना खर्च किए वो देश लूटते रहे हैं। तो ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट एकदम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से हाथ झाड़ने की दिशा में उठाया गया लंबा एक बड़ा कदम है। क्योंकि आर्ट के जो सब्जेक्ट है वो तो उद्योग के काम आते ही नहीं है, उनमें पैसा क्यों लगाएंगे वो? और जब शिक्षक रिसर्च नहीं करेंगे, शिक्षकों को रिसर्च के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे और शिक्षकों को परेशानी होगी, तो वैसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? वो तो वैविध्यपूर्ण ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे। वो ज्ञान अर्जित करने के लिए भागदौड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको तो इतना व्यस्त कर दिया जाएगा कि वो लाइब्रेरी ही नहीं जा सके, वो किताब ही नहीं खरीद सके। तो वैसी स्थिति में वो पोंगापंथी शिक्षक बनेगा। ऑलरेडी वो उसमें एक बड़ा हिस्सा है पोंगापंथी। लेकिन अब तो सरकार सीधे कह रही है कि हमको शिक्षक नहीं चाहिए, पोंगापंथी शिक्षक चाहिए। तो ये जो नया यूजीसी ड्राफ्ट है, उसका लक्ष्य है शिक्षक को पोंगापंथी बनाना, कारपोरेट गुलाम बनाना, और सरकार का एक तरह से गुलाम बनाना। और प्रमोशन के क्षेत्र में तो इसके, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था, कि इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। अभी क्या है कि इस ड्राफ्ट में 2 डेट सजेस्ट की गई, साल में सिर्फ 2 बार प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ये कौन सा तरीका हुआ? अरे जब जिसका प्रमोशन का नंबर आए तब से वो माना जाएगा? नहीं, वो जिस जब इन्होंने ये डेट तय कर देंगे, उस डेट के हिसाब से इंटरव्यू होंगे, उसके हिसाब से सब चीज होगी। नहीं, इससे जो शिक्षक हैं जिनको प्रमोशन मिल रहा है उनको बहुत नुकसान होगा। एक और चीज है, वो ये कि ये जो अभी तक क्या था कि कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक एक्सपीरियंस को टीचिंग में, जब कोई टीचर की परमानेंट नौकरी लगती थी तो ऐड किया जाता था।
लेकिन अब इस ड्राफ्ट के लागू होने के बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक टीचर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसे ऐड करने में बहुत मुश्किल होगी। अधिकतर शिक्षकों का अपॉइंटमेंट के बाद में ये पास्ट एक्सपीरियंस जोड़ा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस ड्राफ्ट में लिखा है कि जिनका प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। हमारे तो ज्यादातर जो शिक्षक है वो प्रिंसिपल को लगता है कि इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, वो बेचारा सामान्य सा अनौपचारिक तौर पर इंटरव्यू करता है, बुला लेता है, बाद में वो एक कॉलेज में एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वो अपना सर्टिफिकेट दे देता है। तो अब ये जो एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसे नौकरी में जुड़वाना शिक्षकों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये जो नियम बनाए गए उसके, वो नियम अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक टीचरों के एक्सपीरियंस को जोड़ने से वंचित कर देंगे और इससे टीचरों का नुकसान होगा। ये एक तरह से जो पास सर्विस है उसे न जोड़ा जाए, इसके लिए यह तरीका इजाद किया गया। एक और चीज है जो कि इस ड्राफ्ट में बहुत ही खतरनाक है, वो ये कि अब डायरेक्ट बीसी वो गैर एकेडमिक फील्ड से भी लाए जाएंगे। मतलब कोई आश्चर्य नहीं है कि मुकेश अंबानी जो है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो। कौन कहेगा कि मुकेश अंबानी देश नहीं चला सकते? वो तो पूरा देश चला ही रहे, तो वाइस चांसलर नहीं हो सकते, वो एक विश्वविद्यालय नहीं चला पाएंगे। आप मना करेंगे कि अगर मुकेश अंबानी का बेटा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया जाए, तो आप मना कर सकते हैं कि नहीं उसके औकात नहीं है? अरे वो तो जियो जैसा नेटवर्क चलाता है। नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस के ग्राउंड पर जो लोग काम करते रहे हैं, अब वे लोग खुलकर वाइस चांसलर बनाए जाएंगे। उन्होंने खाली उनके पास में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए वहां पर अपने पद का, और वो एक्सपीरियंस के आधार पर ही वो अधिकारी हो जाएंगे कि उनके पास में वहां 10 साल का एक्सपीरियंस था, 15 साल का एक्सपीरियंस था, और वो इसी ग्राउंड, चाहे वो एक दिन ऑफिस में गया हो। सब लोग जानते हैं इस बात को, पूंजीपतियों के बच्चे वो मुनाफा कमाते हैं, वो काम नहीं करते, काम दूसरे लोग करते हैं। तो ये सीधे जो बीसी नॉन एकेडमिक क्षेत्र के लोगों को बनाने का जो ये तरीका है, ये तरीका बड़ा खतरनाक है और इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। एक जमाने में ये काम अपने तरीके से कांग्रेस करती रही है। हरियाणा में और दूसरे जगहों पर, हरियाणा में खासतौर पर कई बार ऐसे वाइस चांसलर बनाए गए जो सीधे आर्मी से आए थे, और उन्होंने जम के शिक्षकों का अपमान किया, आंदोलन कुचले। जो गैर एकेडमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उन्हें एकेडमिक्स में रहने वाले लोगों की दिक्कतों का, अनुभूतियों का, माइंडसेट का ज्ञान नहीं होता, और कॉर्पोरेट हाउस के लोगों को तो एकदम नहीं होता। दिलचस्प बात बता रहा हूं कि गैर एकेडमिक ग्राउंड के लोगों के पास में अगर सामान्य एक्सपीरियंस है तो उनको सीधे वाइस चांसलर बनाया जाएगा। कमाल है ना? गैर एकेडमिक बैकग्राउंड के लोगों को 8 सब्जेक्ट चुने गए हैं, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स और दूसरे। उन 8 सब्जेक्ट में लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, सिर्फ आपने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया हो और आपके पास में 5 साल का अनुभव हो, आप ओलंपिक में गए हो, आपने मेडल जीता हो, आपके पास में खेल का 5 साल का अनुभव हो, आप लेक्चरर हो सकते हैं। लेकिन वो एक एडहॉक टीचर, एक जिसने कि 10 साल पढ़ाया है, जो ऑन द रिकॉर्ड है,
उसके उस एक्सपीरियंस को ये उसकी सर्विस कंडीशन में शामिल नहीं करेंगे, उसको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। लेकिन एक खिलाड़ी को वो संगीत का लेक्चरर बना देंगे, संगीत का प्रोफेसर बना देंगे, फाइन आर्ट्स का प्रोफेसर बना देंगे। ये कमाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम नहीं तो 400 से अधिक ऐसे टीचर नौकरी से वंचित हो गए जो 8-8, 10-10 साल और उससे अधिक जिन्होंने पढ़ाया था और जिनका शानदार रिकॉर्ड था एज ए टीचर। और यहां यह कहा जा रहा है कि वे लोग जो कि स्पोर्ट्स से आते हैं उन लोगों को, और वे लोग जो नॉन एकेडमिक फील्ड से आते हैं उनको हम वीसी बना देंगे, उनको डायरेक्ट प्रोफेसर भी बना देंगे, उनको डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर भी बना देंगे। कमाल है। और जो एकेडमिक फील्ड से आ रहे हैं उनको आप कंफर्म करके परमानेंट लेक्चरर भी नहीं बना रहे। मेरी शिक्षकों से गुजारिश है कि इस पूरे के पूरे यूजीसी ड्राफ्ट को खत्म करने के लिए वो सड़कों पर उतरे। अन्यथा आपको विश्वविद्यालय कॉलेज के शिक्षक नहीं मिलेंगे, वो कंगाल मिलेंगे। और भविष्य में कैसे शिक्षक होंगे? सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल और कैजुअल, परमानेंट टीचर कोई नहीं होगा। क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि वो 10% तो प्रोफेसर ऐसे लाएंगे जो गैर एकेडमिक फील्ड के होंगे। अच्छा, एकेडमिक फील्ड के प्रोफेसर को आप प्रोफेसर नहीं बनाते। उसके लिए आपके पास में यह है कि उसके रिसर्च पेपर होने चाहिए, उसका यह पब्लिकेशन होना चाहिए, 50 चीजें आप मांगते हैं उससे। आप उसे प्रोफेसर बनाने के पहले आप 6 बार रिजेक्ट कर देते हैं उसे। और इस नरेंद्र मोदी की सरकार में ही किया गया ऐसा। अनेक विश्वविद्यालयों में यह घटनाएं घटी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जामिया में और हिंदुस्तान के अनेक विश्वविद्यालयों में। और यहां गैर एकेडमिक जगत के लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर उनके फील्ड में 10% लोग प्रोफेसर बनाए जाएंगे डायरेक्ट। पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से और उनके गैंग से, क्या शिक्षा जगत में प्रोफेसरों का अभाव है जो गैर एकेडमिक फील्ड से प्रोफेसर लाई जाएंगे? क्यों गैर एकेडमिक फील्ड से प्रोफेसर लाई जाएंगे? एकेडमिक फील्ड में काम करने वाले लोगों को, जिन्होंने 10-10 साल, 12-12 साल काम किया है, उनको तो आप परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे। और यहां जिन्होंने कभी काम नहीं किया, कभी एक दिन क्लास नहीं ली, उसको सीधे प्रोफेसर बना रहे हैं। ये तो घनघोर शिक्षा विरोधी, शिक्षक विरोधी, जनतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी कदम है। इसको शिक्षक समझें। गैर एकेडमिक फील्ड के लोगों को आप वाइस चांसलर बना सकते हैं, गैर एकेडमिक फील्ड के लोगों को आप प्रोफेसर बना सकते हैं। और लेकिन एकेडमिक फील्ड के प्रोफेसर बनाने के लिए, एकेडमिक फील्ड का वाइस चांसलर बनाने के लिए आपको अनेक क्वालिफिकेशन चाहिए। कमाल है। इसका मकसद जानते हैं क्या है? इसका बेसिक मकसद यह है कि विश्वविद्यालयों को कॉर्पोरेट हाउसेस के हवाले कर दो। क्योंकि अब लगातार विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, आप तय मानिए, वे लोग बनाए जाएंगे जो कॉर्पोरेट हाउसेस से आते हैं। और इनके चयन में राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी। अभी तक ये वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न राज्यों के अधिकार में था, तो अब इस बहाने राज्यों के अधिकार से भी ये विश्वविद्यालय छीने जा रहे हैं। अब डायरेक्ट केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है और ये राज्यों के अधिकारों पर हमला है। मैं कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी को हड्डी मुंह लग गई है। राज्यों के अधिकारों पर, जनता के अधिकारों पर हमला करना नरेंद्र मोदी की एक रूटीन आदत बन गई है। वो धर्म का पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं, और जनता के अधिकारों पर वो हमले बोलते हैं। और वो कुंभ का पाखंड कर रहे हैं, कुंभ का ढोंग कर रहे हैं, और वो जनता के शिक्षा के अधिकार, राज्यों के शिक्षा के अधिकार, इस पर खुला हमला कर रहे हैं। वो शिक्षकों के शिक्षा के अधिकार और टीचिंग के राइट, उस पर हमला कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में
आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी क्या यह जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी की पूजा करें? सड़कों पर निकलिए, कैंपस को आंदोलन के कैंपस बनाइए, अन्यथा कैंपस नहीं मिलेंगे। नरेंद्र मोदी का विजन है हिंदुस्तान को कैसा हिंदुस्तान बनाना। पिछले कई साल से राष्ट्रीय जो साइंस कांग्रेस है, वो अपना जलसा उसका नहीं हो रहा। उसका फंडिंग एक जमाने में 100 साल से वो कांग्रेस हो रही थी, उसका केंद्र सरकार पैसा देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब से ये राम जन्म भूमि वाला जो प्रसंग आया और राम की मूर्ति स्थापना वाला प्रसंग आया, तब से अब तक नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस नहीं की है। अयोध्या की सड़क बनाने के लिए, अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए 33,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस के लिए उनके पास पैसा नहीं था। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक वो इस समय कुंभ पर खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पास में राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस के लिए पैसा नहीं है। और अब वो इस ड्राफ्ट के जरिए सीधे शिक्षा पर हमला बोला है उन्होंने। तो एक तरफ विज्ञान पर हमला बोला जा रहा है, एक तरफ शिक्षकों पर हमला बोला जा रहा है, विश्वविद्यालयों पर हमला बोला जा रहा है, शिक्षकों और छात्रों के अधिकारों पर हमला बोला जा रहा है, और आप जय हो मोदी कर रहे हैं। तो मोदी अगर महान है तो आप तो उससे भी ज्यादा महान है, क्योंकि मोदी जानता है कि आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को महसूस नहीं करते। मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि अगर नहीं जगे तो पूरी शिक्षा एकदम पसर जाएगी। अंबानी, अदानी, बिरला, टाटा ये अपने संस्थान नहीं चला पाते, करप्शन के ढेर हैं, सरकार से कर्ज लेते हैं, कर्ज नहीं चुकाते। 12 लाख करोड़ रुपया का कर्ज इन लोगों का माफ किया गया है। हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों ने हिंदुस्तान के ऊपर पिछले 75 वर्ष में लाखों करोड़ों विद्यार्थी देकर, प्रतिभाशाली लोग देकर उसके विकास का काम किया है, जिसको कि अब ये विनाश में बदलना चाहते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस यूजीसी ड्राफ्ट जो पेश किया गया है उसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।